सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और बात करने वाले हैं कि 4 मार्च को जो आपका पेपर आने वाला है उस पेपर में इस पेपर से कौन कौन से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं एकदम सीधे बोर्ड एग्जाम में। और बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा भी है लेकिन उनको अभी कुछ भी पता नहीं है कि हमें क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले यदि आपको पास होना है तो मैं आपको सिर्फ पास नहीं कराऊंगा बल्कि मैं आपको 70 में कम से कम 50 प्लस नंबर आपको दिलाऊंगा। जिसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले पेपर को मात्र 2.5 घंटे से 45 मिनट में कैसे समाप्त करना है आपको बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले आपका दिमाग में यही चलना चाहिए कि कैसे आखिर में हम बोर्ड एग्जाम के पेपर को 2 से 45 मिनट में सॉल्व कैसे करके आएंगे। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये सॉल्व कर लेना है। जब ये चीज़ें आपके दिमाग में बस जाएंगी, इसके बाद में आपको ये सोचना है कि जो बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर आएंगे और जो शॉर्ट आंसर आएंगे उसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे तैयार हमको करने हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसमें अब आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक आपको लगानी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर 801 एनके कोड के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और बताएंगे कैसे आपको तैयार करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका खंड आएगा वो आएगा खंड आ। अब देखिए, खंड आ में सबसे पहले आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इसमें भी खंड के 3 खंड होते हैं। सबसे पहले उपखंड का, उपखंड खा और उपखंड गा। इस उपखंड का में आपको बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई एक आपको पोर्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें केमिस्ट्री पूछी गई है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी के सबसे पहले आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो तैयार कैसे करने हैं बोर्ड एग्जाम में इन 2 दिनों के अंदर। देखो, सबसे पहले बहुविकल्पी तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, यूट्यूब से आपको लगभग 100 से 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लेने हैं। ठीक है, इनको आपको कैसे भी करके वीडियो में देखते देखते या फिर आप स्वयं से रट करके या फिर वीडियो देख करके कम से कम इनका 5 बार आपको रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आपने 150 क्वेश्चन तैयार कर लिए बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है साइंस के, तो इसके बाद देखिए क्या करना है आपको जब बोर्ड एग्जाम जब आप दो बैठ करके, तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको होते हैं जो प्रश्न आपको आते होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको नहीं आते हैं। तो जो प्रश्न आपको आते हैं जल्दी जल्दी आपको वो कर लेने हैं। इसके बाद में जो प्रश्न आपके छूट जाते हैं, जो रह जाते हैं एमसीक्यू में, उसमें आपको क्या करना है, या तो आपको अपने आसपास के छात्रों से या स्टूडेंट से हैं उनसे पूछने हैं। यदि वो आपको नहीं बताते या फिर किसी भी कारण आप उनसे नहीं पूछ पाते हो तो आपको ऐसे प्रश्नों में तुक्का लगाना है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कोई प्रश्न गलत तो ही होगा, आपका छूटेगा तो है नहीं, तो इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लगभग 150 क्वेश्चन तो यूट्यूब से कहीं से देख करके तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आप अगर कमेंट करोगे तो हम आपको टॉप इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद एमसीक्यू में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि एमसीक्यू में ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। यदि आपको प्रश्न आते हैं तो आप ओएमआर सीट में इस तरीके से गोला करके भर देंगे, वरना इसको सोच सोच कर कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उसका क्या होगा, आपको अपना समय बर्बाद एमसीक्यू में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले एमसीक्यू में क्या करना है आपको वो पता चल गया। अब चलिए हम बात करने वाले हैं इस सेट के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम में, जो आपको सीधा आपको 4 मार्च को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती है। आपको किसी ऐसी धातु का नाम बताना है इन 4 में से जो आपकी कह लो ऐसी जगह जहाँ पर नमी होती है, जहाँ वर्षा होती है, वर्षा उसके ऊपर होती रहती है फिर भी वो संचारित नहीं होती है। तो वो जो धातु हमारी 2 होती हैं, या तो सोना होती है या तो चांदी होती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब सोना चांदी दोनों दे दें तो हम सोना को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सोना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सभी के सभी आपको 4 मार्च को क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, और जो मैंने आपको चीज़ बताई है उन चीज़ों को भी आप फॉलो करना, जो ट्रिक बताई उनको भी आप फॉलो करना। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, चूने के पत्थर के अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पत्थर है। तो जब हम लोग चूने के पत्थर का अपघटन कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो हमको पत्थर प्राप्त होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaCO3, यानी इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नोट करेंगे, अगला तैयार करेंगे क्वेश्चन 3rd नंबर, जो हमारा शुद्ध जल होता है जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, जो हमारा शुद्ध जल जिसको हम पीते हैं खाना खाने के बाद में,
उसका पीएच मान पूछ रहा है क्या होता है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोगों को याद कर लेना है, इसका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और ये प्रश्न भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा अगला प्रश्न है कि CH3 CH2 OH का IUPAC नाम है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है इस IUPAC का नाम, और इस IUPAC का नाम आप सभी लोगों को याद कर जरूर लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, ये वो क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनॉल, ठीक है। तैयार कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यहां पर आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है इन चार में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है, आपको वो बताना है, वो आंसर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहले कहाँ नहीं होता है, जहां पर आपके 3 बॉन्ड होते हैं, 3 आबंध होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वहां हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मतलब समचतुष्फल की संरचना, ये हमारा संतृप्त है, ये भी हमारा संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, लेकिन ये देखिए डबल बॉन्डिंग यहाँ पर है, और यही बिल्कुल हमारा क्लिक है आंसर, इसी को हम क्लिक करेंगे और यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग टॉप 20 क्वेश्चन तो तैयार होने वाले हैं, ठीक है, और वो प्रश्न तैयार होने वाले हैं जो आपको सीधा 4 मार्च को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी है 2FeCl3 + 2H2O + Y, ठीक है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब ये 3 अभिकारक हैं जो कि अभिक्रिया करके 2FeCl3 + H2SO4, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, वो बनाते हैं ये तीनों अभिकारक मिल करके, और ये HCl को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 2HCl + Y निकलता है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर जो ये Y है, ये जो Y हमारा है, यहाँ पर ये इस Y का मान क्या होगा, यहाँ पर कौन सा हम Y का मान रखेंगे तो ये 3 अभिकारक हमको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर SH2S SO2 Cl2 दे रखे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें आपका सही है, तो आपको वो सही ऑप्शन कौन सा है वो राइट आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका होगा SO2, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 को यदि हम यहाँ रख देंगे तो हमें 2FeCl3 H2SO4 + 2HCl प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये जितने भी प्रश्न मैंने 6 के 6 प्रश्न बताए हैं, ये आपके थे रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन, किसके, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जिनको आपको जरूर तैयार करके जाना है यदि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में कम से कम 50+ नंबर लाने हैं, ठीक है। अब चलिए बात करने वाले हैं उपखंड खा की, जिसमें हम देखेंगे अगले पोर्शन को, या फिर बायो को, या तो फिजिक्स को। चलिए देखते हैं। चलिए उपखंड खा हमारा क्या होने वाला है, तो चलिए बात करते हैं। अगला हमारा उपखंड है ये खा नंबर, और इसमें देखिए जो भी हमारे प्रश्न होंगे ना, वो सभी के सभी प्रश्न आप देख सकते हो कितने प्रश्न हैं, लगभग 6 से 7 8 प्रश्न होंगे। जो भी प्रश्न है वो सभी के सभी आपके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के प्रश्न हैं, और कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने पड़ेंगे, कैसे तैयार करने पड़ेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले 7 नंबर पर देखिए, पौधे में जल के परिवहन के लिए होता है। तो पौधे में जल के परिवहन के लिए क्या होता है, जाइलम होता है कि पीत होता है कि फ्लोएम होता है कि स्टोमेटा होता है। देखिए तो पौधे में जल के परिवहन के लिए आपको याद कर लेना है कि जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम, ठीक है। पौधे में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी जाइलम होता है, याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला तैयार करोगे कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य का जबड़ा होता है उसमें चवर्णक दंतों की या फिर दांतों की संख्या जो होती है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी। देखिए इन 4 में से जो आपका शुक्रवाहिनी है ये आपका मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल क्लिक करेंगे एकदम सही के लिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे 10 नंबर को, जो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और अगर हम कितने जोड़ी होती है उसकी बात करें तो ये 23 जोड़ी होती है, ठीक है।
23 का दोगुना कर दोगे 46 होती है, और एक जोड़े में 2 होते हैं। तो इस प्रकार से 23 जोड़ी और संख्या 46। याद हो गया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर की, एक संकर संकरण का जीरो नहीं होता है, यहाँ पर जीनो आप लिखेंगे, जीनो। तो एक संकर संकरण का जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप अनुपात होता है। तो एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक ऑप्शन याद कर लीजिए, केवल एक ऑप्शन, श्वसन में। श्वसन में आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और हमारा लास्ट जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो किस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग बात हो रही है? मधुमेह रोग की बात हो रही है। किस रोग की? मधुमेह रोग की। तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन हार्मोन। तो इस तरीके से देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, एग्जाम से पहले रट के जरूर जाना। और इतनी बात की गारंटी है कि जो प्रश्न मैं आपको बताता चलता हूँ, याद कराता चलता हूँ, उनको आप इसी क्लास में याद कर लोगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी क्लास में आप याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला उपखंड देखने वाले हैं, जो कि हमारा उपखंड गा होगा। और इसमें लास्ट हमारी जो भौतिक विज्ञान है, यानी जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स, वो इसमें हमारी पूछी गई है। तो चलिए बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको फिजिक्स के तैयार करने हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए फिजिक्स के कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न फिजिक्स का है, और इस पेपर का 14 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का पहला प्रश्न है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। हम क्या करते हैं? 4 ओम के, है ना, n चालक तार पर, ठीक है, n चालक तारों का समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, 4 ओम के प्रतिरोध है और बहुत सारे चालक तार हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है, यदि हम उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उन सभी तारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो, जब ऐसे कह दे कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालकों को, है ना, समांतर क्रम में यदि हम जोड़ दें तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो उनका आंसर क्या होगा? तो केवल एक ऑप्शन आपको याद रखना है, n/4, या फिर जो भी आपका n चालक दे दिया गया है, आपका कह दे q चालक, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर NQP जो भी रख देंगे रख सकते हैं, लेकिन जो बट्टे के नीचे रहने वाला है वो आपका 4 रहने वाला है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा n/4, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा और आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है, यानी हमारा जो एम्पियर सेकंड होता है ये किसका मात्रक होता है। तो ये जो मात्रक होता है, एक ऑप्शन इसमें भी आप याद रखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन में भटकेंगे बिल्कुल नहीं। इसका राइट ऑप्शन होता है विद्युत आवेश, यानी एम्पियर सेकंड का जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत आवेश, ठीक है। या फिर विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड, ठीक है। विद्युत आवेश किसका मात्रक? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड। या फिर एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश का। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न नोट करेंगे और याद करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी भैया एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जानते हो क्या होता है? वही E के ऊपर जब हम माइनस कर देते हैं तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान एक आपको याद रखना है, 1.6, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर, ठीक है। ये मान आपको याद कर लेना है कि 1.6 × 10⁻⁻ एम्पियर, ये किसका मात्रक होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है, आवेश होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? तो एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार कार्य करने वाले, इस पर, ठीक है, इस प्रकार कार्य करने वाले, यस मतलब इस पर, किस पर कार्य करने वाले? तो उसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही जो चालक तार रखा हुआ है उस पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा
ज्ञात की जाती है किस नियम द्वारा? ठीक है, ओम के नियम से तो बिल्कुल नहीं, कूलाम के नियम से तो बिल्कुल नहीं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी नहीं ज्ञात करते हैं। भैया इसको ज्ञात किससे करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इसको जरूर तैयार कर लेना प्रश्न को। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकाश के लिए सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है, सबसे कम किस रंग के लिए होता है? तो लाल रंग के लिए होता है। किसके लिए? लाल रंग के लिए। ठीक है, अगर आपसे कह दे सबसे कम किसके लिए होता है, ठीक है, तो आपको बता देना है लाल। यदि आपसे कह दे सबसे ज्यादा किस रंग के लिए होता है, तो आपको बता देना है बैंगनी। क्या आपको बता देना है? बैंगनी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपको याद रखने हैं। जब कह दे प्रकाश के किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो आपको बैंगनी बताना है। जब कह दे सबसे कम, तो आपको लाल बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं कि कौन से ऑप्शन इसके दे रखे हैं। तो इसके अगर आप ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो लाल, पीला, बैंगनी, काला दे रखा है ना, लेकिन मैंने बताया ना सबसे कम किसके लिए होता है, तो लाल रंग के लिए। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा एमसीक्यू में इस पेपर का, और फिजिक्स का भी लास्ट क्वेश्चन है, पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 20 नंबर की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो एक ऑप्शन इसका भी आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही इसका राइट और सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से इस पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। तो लगभग आपको 20 प्रश्न तो तैयार हो ही गए हैं। ठीक है, और यदि आप कमेंट करोगे, इस वीडियो को कम से कम आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया, लाइक किया, तो आप अगर 2000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे तो मैं एक वीडियो में टॉप 150 प्रश्न आपको करवा दूंगा एग्जाम से पहले, यानी कल से पहले शाम तक की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिनको आप तैयार करके जाओगे बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो कि आपके परीक्षा में आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, जो कि पूछे जाते हैं 50 अंक में, और आपको कैसे तैयार करने हैं, क्या ट्रिक लगानी है, तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढने हैं। आप लोग देखिए कुछ भी कर लो, कहीं से कुछ भी वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढोगे नहीं ना, आपने अगर एक बार इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ढूंढ लिया ना, सिर्फ ढूंढते ही ढूंढते आप उनको तैयार करने की कोशिश करने लगोगे। तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढने हैं। ढूंढोगे कैसे? यूट्यूब से। यूट्यूब से कैसे ढूंढोगे? देखिए यूट्यूब पर आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10, आपको इस तरीके से क्वेश्चन ढूंढने हैं। वहां से आपको अगर आंसर नहीं मिलता है यूट्यूब से, तो यूट्यूब से आप उन क्वेश्चन को सर्च करके उनके आंसर को ढूंढ सकते हो। यदि आप फिर भी आंसर को यूट्यूब से नहीं ढूंढ पाते तो आपको डॉगनट से उन आंसर को ढूंढना है। केवल क्वेश्चन ढूंढने से काम नहीं चलेगा, उनके आंसर भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, जहां यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे और डॉगनट से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढने हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो चलिए मैं आपको वो तो अभी बताता चलूंगा इस पेपर के साथ साथ में, लेकिन आपको तैयार कैसे करने हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे, वो समझिए। देखिए जो प्रश्न आपको आता हो उसे छोड़कर आपको जो प्रश्न ना आते हो वो सबसे पहले आपको कर लेने हैं। इसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो प्रश्न आपको अपने आसपास के स्टूडेंट से पूछ के कर लेने हैं। ठीक है, यदि आपको वो नहीं बताते हैं तो उसी से मिलता जुलता कुछ लिख कर आपको उस आंसर में, उस क्वेश्चन के आंसर में लिख के चले आना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे कि कौन से प्रश्न हैं, जैसे कि प्रश्न वही प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चलिए बात करेंगे। देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछ लेगा। उपखंड का है जिसमें आपकी केमिस्ट्री पूछी गई है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न ऐसा आएगा कि किसी पदार्थ X के लिए विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। आपको किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी आपने घरों में देखा होगा कि जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, सफ़ेद कलर की होती हैं। तो वो दीवार सफ़ेद कलर की कैसे होती हैं, किस चीज़ से की जाती हैं, उस चीज़ का आपको नाम बताना है। तो बताइए उस चीज़ का नाम क्या होता है? चूना होता है। क्या होता है? चूना होता है। और चूने का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये तो हमारा चूना होता है, लेकिन अगर हम बुझे हुए चूने की बात करें तो उसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा बिना बुझा चूना है, ये हमारा बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेट पर आपके आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है कि X विलयन का उपयोग करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
तो वो जो हमारा होता है वो होता है CaCO3, ठीक है। ये हमारा बिना बुझा चूना होता है। इसका आपको नाम लिखना है, इसका सूत्र लिखना है। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और सूत्र होता है CaCO3, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसकी जल के साथ में आपको अभिक्रिया लिखनी है। जब आप जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दोगे, यानी H2O के साथ में जब आप इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो हमको प्रोबेबली फलस्वरूप मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूने का मतलब होता है कि इसकी हमने जल में अभिक्रिया करा दी, इसको मैंने जल में डाल दिया है। और इस तरीके से इन दोनों का आंसर दे दोगे तो 2-2 नंबर प्लस 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप यूट्यूब से, है ना, मैंने आपको कैसे बताया कि किसी प्रश्न को आप जब ढूंढ लो उसको आपको तैयार कहाँ से करना है, या तो यूट्यूब से तैयार कर सकते हो, या तो आप उसको सर्च करके उसको स्क्रीनशॉट ले करके डॉबनेट पर भेज करके उसका आंसर प्रोवाइड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि उसका शब्द समीकरण लिखना है, फिर उसके बाद में संतुलित समीकरण लिखना है। 2 प्रश्न आए हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या होता है, HCl, ठीक है, जिसको दानेदार जिंक यानी Zn के साथ में, ठीक है, क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, तो आपको ये बताना है। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4 होता है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। इसकी मैग्नीशियम पट्टी यानी Mg के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है फलस्वरूप। ये दोनों प्रश्न आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। इनका आंसर जो है वो मैं आपको कमेंट में, इनका आंसर जो है वो आपको स्वयं से ढूंढना है, यूट्यूब से या तो डॉबनेट से। इतना तो आप स्वयं से कर सकते हो ना। चलिए तीसरे नंबर की बात करें, सजातीय श्रेणी क्या है। उदाहरण के साथ आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-2 नंबर के सारे आए हैं। ये भी देखिए 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आपको पढ़ना है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी जरूर तैयार कर लेनी है, ठीक है। देखिए, जो प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ हूबहू एकदम ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस मत करना, तैयार जरूर कर लेना। और भी प्रश्न है, चलिए बात करेंगे। चलिए, हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जो बेकिंग पाउडर हमारा होता है, ये देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन आया, एक ये प्रश्न है और एक ये 6 नंबर में। अब इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है परीक्षा में, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का, अब देखिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं और अच्छा लगेगा तो थोड़ा देखने में। हाँ, तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है और इसको बनाने की विधि आपको लिखनी है, इसके समीकरण सहित लिखना है और इसके महत्वपूर्ण गुण लिखने, उपयोग भी लिखने हैं, ठीक है। देखो, गुण जो होते हैं 2 तरीके से, एक तो होते हैं भौतिक गुण, ठीक है, एक होते हैं रासायनिक गुण। तो आपको गुण जो है ना दोनों तरीके के याद करने हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दोनों तरीके के गुण आपको तैयार करने हैं। लॉन्ग में प्रश्न आता है और मैंने इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके देखा तो पता चला हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न अथवा में आया है वो है क्या होता है जब। देखो, क्या होता है जब होती है रिएक्शन, जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में हर एक नंबर 1+1+1 इस तरीके से पूछी जाती है। यानी एक को अगर आप सही कर लोगे तो उसका आपको 1 नंबर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम क्या करते हैं कि जल के साथ में इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका होता है K2 होता है, क्या होता है, हाँ, CaSO4.12H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो जब इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, जल से कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको ये तैयार करना, ठीक है। ये सारी स्क्रीनशॉट ले लो, इन सभी को तैयार कर लेना डॉबनेट से या तो यूट्यूब से, आपको सभी के सभी सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे अगले उपखंड की। अगला उपखंड हमारा है खा, और खा में देखिए क्या पूछी गई है, बायोलॉजी पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जन से आप क्या, ये उत्सर्जन नहीं होगा, यहाँ पर वाष्पो उत्सर्जन है, ठीक है। तो वाष्पो उत्सर्जन, तो वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इसके प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भैया ये जो प्रश्न आपको दे रखा है ना, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए 4 नंबर में पूछा गया है। वाष्पो उत्सर्जन हो गया, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दे रहा हूं, जैसे कि आपका पाचन हो गया,
जैसे कि आपका श्वसन हो गया, इनको जरूर तैयार कर लेना, छोड़ना मत। पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन, उत्सर्जन लिख नहीं पा रहा हूँ, उत्सर्जन हो गया। आप देखिए लिख लेना, उत्सर्जन इस तरीके से होता है, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है। तो उत्सर्जन तैयार कर लेना, वाष्पो उत्सर्जन तैयार कर लेना। इसके बाद में देखिए आता है आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए जिनको आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर पर 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आए, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का, पूरा प्रश्न 4 नंबर का बनेगा। यदि आप दोनों कर लोगे तो 4 मिलेंगे, एक कर लोगे 2 मिलेंगे। प्रश्न है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। दूसरा है कि परागना, परागना कुछ नहीं होता, ये परागण है, ठीक है, परागण। तो परागण की जो क्रिया होती है, इसके परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न होती है। जो परागण की क्रिया होती है ये निषेचन से किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ये किस एक दूसरे से भिन्न कैसे होती हैं, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न आपको जल्दी से नोट कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद मैं और प्रश्न उनको बताता हूँ। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। यानी जो भी यहाँ पर आपको दे रखा है इसके साथ आपको उदाहरण भी देना होगा। जैसे हर प्रश्न 2-2 नंबर का यहाँ पर आपका होने वाला है। प्रश्न है कि प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं वो बताने हैं। स्वपरागण व परपरागण में आपको विभेद बताना है। एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर दे रखा है, तभी आपको हर प्रश्न के 2 नंबर मिलेंगे। श्वसन व श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में अंतर आपको बताना है। तो ये प्रश्न जो आपको मैंने बताए हैं इनको आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यूट्यूब या तो डाउबनट से, इनके आंसर को आप सॉल्यूशन के साथ प्राप्त कर लीजिए। अब अगर आप इन प्रश्नों को नहीं करना चाहते, इनको आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करना चाहते, तो अथवा में एक ऐसा प्रश्न आता है जिसको करने के बाद में आपके एक प्रश्न कर लोगे लेकिन 2 से 3 पन्ने का वो प्रश्न होगा, लेकिन आपको पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है, 6 नंबर। जैसे परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, इन पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियों पर, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो या तो आप ये कर सकते हो। मैं कहूँगा इन दोनों का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, दोनों को तैयार करने का कोशिश करो, ठीक है। अभी समय कम है, अभी समय है तो तैयार कर लो, समय निकल गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की नहीं, अगले उपखंड की बात करते हैं, जो कि हमारा है उपखंड गा, और जिसमें पूछी गई है भौतिक विज्ञान। क्या पूछी गई है? भौतिक विज्ञान, यानी बोले तो फिजिक्स पूछी गई है, ठीक है। तो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक विद्युत प्रतिरोध में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है ना। एक विद्युत प्रतिरोध है जिसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। 240 वोल्ट एक हमने बैटरी फिट कर दी है, कह सकते हो विभवांतर लगा हुआ है, और इस पर कार्य करने वाले 60 वाट के कितने, ठीक है, 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जाते हैं, एक साथ जलाए जा सकते हैं। कितने, एक साथ कितने, यहाँ पर लगा लो, यानी हमें बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जल्दी से आप नोट कर लो। और इसमें एक चीज़ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि 60 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। ये प्रश्न आपका कंप्लीट प्रश्न होगा, तो जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका न्यूमेरिकल है और ये आपको डाउबनट पर इजीली मिल जाएगा इसका आंसर आपको, ठीक है, जहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हो। यदि आपको परीक्षा में देखिए फिजिक्स में यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो अथवा में आपको थ्योरी वाला प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न? थ्योरी वाला प्रश्न। प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको तैयार करके आप जाइएगा, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 विद्युत लैंप, प्रश्न है कि 2 विद्युत लैंप हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विद्युत लैंप है वो हमारा 100 वाट का है, दूसरा है 60 वाट का। अब हमने जो बैटरी फीड की है इन दोनों लैंपों के साथ वो हमारी 220 वोल्ट की, एक बैटरी है, 2 बल्ब है, ठीक है। तो अब बात करते हैं विद्युत मेंस के साथ पारस क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम में। पार्श्व मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित है, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता, मतलब वही एक बैटरी 220 वोल्ट की लगी हुई है, 2 बल्ब लगे हुए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, विद्युत मेंस से जुड़े हुए हैं तो विद्युत में कितनी धारा, यानी आपको आई का जो मान है वो ज्ञात करना है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो और आंसर स्वयं से तैयार करने की, यानी यूट्यूब या डाउबनट से तैयार करने की सोचो या फिर खोजो। फिर हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अथवा दे रखा है, तो इसके बाद अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो सेम थ्योरी वाला प्रश्न एक और आता है जिसको आपको तैयार करने का चांस मिलता है।
तो चलिए थ्योरी वाला जो क्वेश्चन आपका है वो है दूरदृष्टि दोष क्या है ना। अब देखो जैसे आपका निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो गया, इसको आप तैयार कर लोगे। इसके अलावा आप दूरदृष्टि दोष जो होता है इसको भी आप तैयार कर लोगे। दोनों जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो दोनों आपके थ्योरी वाले प्रश्न हैं, दोनों को आप इजीली तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब इतना तैयार करने के बाद में जब आप पूरा कर लोगे फिर लॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग वाले प्रश्न, जिसमें आपका इस टाइप का एक प्रश्न आपको 101% ज़रूर देखने को मिलेगा 6 नंबर में सीधे, जिसमें एक परिपथ आपको दे देगा। ये क्या है भैया, ये हमारा एक परिपथ है, ठीक है, ये एक परिपथ है। और इस परिपथ को जब आप सॉल्व करोगे तो 3 प्रश्नों को आपको आंसर बताना पड़ेगा। ए और बी बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध, बैटरी से प्रवाहित धारा, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप का प्रश्न आपको जरूर तैयार करके जाना पड़ेगा। अब अथवा में अगर आपको क्या करना है, वही प्रत्यावर्ती धारा जनित सिद्धांत संरचना कार्यविधि लिखिए, तो ये थ्योरी वाला हमारा पोर्शन हो जाता है, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देखिए पूरा पेपर मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, पेपर आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस पूरे पेपर को समझ लिए हो तो डोंट वरी, अब आप इजीली जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई साहब आपको विज्ञान में कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको बहुविकल्पी डिस्क्रिप्टिव जो भी प्रश्न चाहिए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो।